जय श्री कृष्ण। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं नकारात्मक प्रभाव कैसे टाला जा सकता है। जिंदगी में नकारात्मक भावनाओं के अलावा गुस्से, अफसोस, शत्रुता, ईर्ष्या और हताशा की शुरुआत करने वाली चौथी बड़ी वजह है किसी को दोषी ठहराना। दोषारोपण के ही कारण गुस्से की शुरुआत होती है, जो सबसे खराब नकारात्मक भावना है। इस दुनिया में गुस्से से ज़्यादा विनाशकारी कोई ताकत नहीं है। बेकाबू गुस्सा तो स्वास्थ्य, रिश्ते, परिवार, कारोबार और समाज तक को खत्म कर देता है और युद्धों, क्रांतियों व सामाजिक तनाव का भी मुख्य जनक है। गुस्से की प्राथमिक वजह तो बचपन में मिली विध्वंसक आलोचना ही है। जब कभी भी किसी व्यक्ति की आलोचना की जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया ऐसी ही होती है, मानो उस पर किसी ने हमला बोल दिया हो। वह बचाव करता है और असंतोष का इजहार भी, क्योंकि किसी भी व्यवहार को बार बार दोहराने से वह आपकी आदत में शुमार हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे आप हर समस्या, नाकामी या हताशा की स्थिति में गुस्से के जरिए ही प्रतिक्रिया देने के आदी हो जाते हैं। अंततः बात एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है कि आप हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर गुस्से में रहने लग जाते हैं। गुस्सा होने के लिए किसी व्यक्ति को किसी दूसरे को ऐसी बात के होने या न होने के लिए दोषी ठहराना पड़ता है जिसे वह पसंद नहीं करता या नहीं मानता। कुछ लोग तो दूसरों को दोषी ठहराने में ही इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उनका वास्तविकता से नाता ही टूट जाता है। वे पूरी दुनिया को दोष देने वाले एक ही नज़रिए से देखने लग जाते हैं और साथ होती है भावनाएं और अपराध बोध। जब कभी भी कोई समस्या होती है, निजी या आम, गुस्से में रहने वाला व्यक्ति अपने आप तय कर लेता है कि किसी को तो इसका दोषी दिया ही जाना चाहिए। फिर वह अपना वक्त और भावनाएं कई लोगों पर दोष मढ़ने में ही झोंक देता है। दोषारोपण और गुस्से से यह अलगाव, असंतोष और इच्छा को जन्म देता है। बाद में यह उस व्यक्ति को ही पूरी तरह से लीन जाते हैं। यहाँ पर एक सर्वसामान्य उदाहरण पेश है। प्यार करने वाले दो लोग शादी कर लेते हैं। दोनों के ही इरादे नेक थे और भविष्य को लेकर काफ़ी ऊंची अपेक्षाएं भी, वरना वे दोनों एक दूसरे से शादी ही नहीं करते। दुर्भाग्यवश लोग और परिस्थितियाँ वक्त के साथ बदल जाती है। यही दंपति कुछ वक्त के बाद पाते हैं कि वे साथ रहकर अब खुश नहीं है और तलाक लेने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन यह तो समस्या की शुरुआत भर होती है। वयस्कों की तरह एक दूसरे से सहमति की जगह वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां वे विरोधी स्वभाव के हो गए हैं और वे अब और साथ साथ रहना ही नहीं चाहते। ऐसे में दोष का निर्धारण जरूरी है। दोनों में से एक तो दोषी होगा। जिसका दोष है उसे
सज़ा भी दी जानी चाहिए। अब वकीलों और न्यायाधीशों को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जासूसों और मुनीमों को भी काम को लगा दिया जाता है ताकि सामने वाले पर कीचड़ उछाला जा सके। हालात बिगड़ते ही जाते हैं और अंततः मामला गुस्से, कड़वाहट, आरोपों और यहाँ तक कि घृणा के साथ खत्म होता है। जब कोई वैवाहिक संबंध या रिश्ता नहीं निभा पाता तो सबसे बेहतर यही होगा कि इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई के तौर पर स्वीकारा जाना चाहिए। दोनों ही पक्षों के लिए एक समान रियायतें की जानी चाहिए और फिर दोनों को ही अपने अपने तरीके से जिंदगी जीने का हक दे दिया जाना चाहिए। कई दंपति आजकल परंपरागत तलाक की कड़वाहट की बजाय समझौते के इस रास्ते को अपना रहे हैं। परिणाम मामले से जुड़े हर एक के लिए अच्छे ही होते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अधिकांश लोगों को यही लगता है कि वे जो भी कर रहे हैं वही सही है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे को दोषी ठहराकर उस पर गलती स्वीकारने के लिए दबाव डालता है, भावनात्मक और कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। कानूनी लड़ाई का सबसे दुखद पहलू यह है कि ये आमतौर पर उसी बिंदु पर खत्म होती है जहाँ से शुरू हुई थी और उनसे किसी को भी फायदा नहीं होता। हर किस्म के गुस्से से निजात पाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है जिम्मेदारी को स्वीकारना। जैसे ही आप किसी घटना की जिम्मेदारी को स्वीकार लेते हैं, गुस्से की हवा ही निकल जाती है। गुस्से को पनपने के लिए लगने वाली सारी ऊर्जा की आपूर्ति एकाएक बंद हो जाती है। जैसे ही आप कहते हैं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, गुस्से का बवाल शांत हो जाता है। प्रतिस्थापन के नियम और इस हकीकत के कारण कि दिमाग एक वक्त में एक ही विचार को रख सकता है, आप किसी बात की जिम्मेदारी को स्वीकारने और उसी बात के लिए गुस्से को एक साथ नहीं कर सकते। आपके सारे गुस्से की जड़ दोषारोपण की सोच ही है। जिम्मेदारी को स्वीकार लेने की कारण खत्म हो जाती है। अपनी दुनिया की ओर देखने के मूल और तौर पर दो नज़रिए हैं। दुनिया को देखने का आपका नज़रिया सकारात्मक और परोपकारी हो सकता है या फिर नकारात्मक और दुर्भावनापूर्ण। जब आप अपने लिए और अपने साथ होने वाली बातों के लिए जिम्मेदारी स्वीकारते हैं तो आप सकारात्मक बन जाते हैं। आप दुनिया को परोपकारी नज़रों से देखने लगते हैं। आपका अपने और अपने भीतर छिपी संभावनाओं के प्रति नज़रिया सकारात्मक हो जाता है। आप एक खुशगवार और ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। इसके ठीक विपरीत जब आप दुनिया को नकारात्मक और दुर्भावना भरी नज़रों से देखते हैं तो आपको हर तरफ समस्याएं और अन्याय ही दिखाई देगा। आप केवल शोषण और बुराई को ही देख सकेंगे। आप संभावनाओं और उम्मीद की बजाय बाधाएं और
बुराई ही देख सकेंगे। सबसे बुरी बात तो यह होगी कि आपका अधिकतम वक्त सारी समस्याओं के लिए दूसरे लोगों और संस्थाओं को दोष देने में ही बेकार चला जाएगा। उदाहरण के लिए हमारे देश में कुछ लोगों का जीवन स्तर दूसरों से अच्छा है। यह तो मानव इतिहास में सभी समाजों के लिए सच कहा जा सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यह अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रतिभा, महत्वाकांक्षाओं और ख्वाहिशों के कारण भी हो सकता है। यह कुछ लोगों द्वारा ज़्यादा मेहनत, बेहतर शुरुआत, जन्मजात विलक्षण प्रतिभा या फिर किसी भी अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे वक्त में सही जगह पर होने के कारण भी हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में जो लोग अच्छी स्थिति में हैं, उन्हें किसी भी कारण से लोगों के खराब स्थिति में होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसी तरह स्वस्थ लोगों को दूसरे लोगों के अस्वस्थ होने के लिए दोष नहीं देना चाहिए। नाकाम और अप्रसन्न लोगों के लिए उन लोगों को कतई दोष नहीं देना चाहिए जो कि कामयाब और संतुष्ट है। अगर दूसरे लोग कुछ नहीं कर रहे तो उन लोगों को दोष नहीं दिया जाना चाहिए जो अपने और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। असफलता का कारण कामयाबी नहीं है। आपसी संबंध का परिणाम से कोई लेना देना नहीं होता। दोनों ही स्थितियों के एक साथ ही होने का यह मतलब तो नहीं कि एक का कारण दूसरी घटना है। इस आम हकीकत को ईमानदारी के साथ स्वीकारा जाए तो राजनीति और दार्शनिक विचारों के स्तर पर कई बहसों और असहमतियों का आसानी से हल निकल आएगा। मित्र हो, जिंदगी में ऐसे ही मोटिवेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।